आप सभी का हिंदी कक्षा में एक बार सादर स्वागत है। हम लोग प्रसन्नता के साथ यह बात आपसे बांटना चाहेंगे कि आपके कावेरी टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है इस वर्ष के लिए, इस 2020-21 फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस है कावेरी पाठ्य पुस्तक का, वह पाठ्यांश हो चुके हैं। वे हैं रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, भगवान बुद्ध के प्रति, वे मुस्कुराते फूल नहीं, कलम और तलवार, तू क्यों बैठ गया है पत पर। और इसके अतिरिक्त दो और लेसन हैं यहाँ पर, मीरा के पद और अनुभव पर पकड़ो। ये दोनों को जो है यूनिवर्सिटी वालों ने ओमिट किया गया है, लास्ट 2 साल से उसको ओमिट कर दिया है। 2 साल से इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी तक इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि इसको पढ़ाए या ना। इसलिए जो ऑलरेडी जो चल रहा है, जो 30% डिडक्शन में ये जो आए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। परीक्षाओं से पहले कुछ और हमको जानकारी मिल जाती है, तो इन 2 लेसन्स को भी हमें पढ़ने में और पढ़ाने में कोई दिक्कत, उलझन, कष्ट नहीं होगा। सो हम लोग अब हमारे सिलेबस का जो दूसरा ओर है, एक तरफ तो हो गया है, वन साइड ओवर कावेरी, अब दूसरा तरफ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत ही विशाल, बहुत ही विस्तृत। आपको यह जानकारी देने में बहुत संतोष और प्रसन्नता की भावना होगी कि 7वीं सेंचुरी से, 7वीं शताब्दी से जो है, 7वीं सेंचुरी से ही हिंदी में लिखना आरंभ हुआ था। साहित्य का सृजन 7वीं सेंचुरी में ही आरंभ हो गया था, लेकिन हमारे पास ठीक से प्रामाणिक साक्ष्य न होने के कारण 10वीं सेंचुरी से जो है बहुत सारे विद्वान इतिहासकार लोगों ने 10वीं सदी से हिंदी में जो साहित्य का जो सृजन हुआ है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है 10वीं सदी से। तो 10वीं सदी से लेकर अब 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी तक हिंदी में जितने सारे साहित्य की सृजन हुआ है, साहित्य की जो रचना हुई है, उन सब को एक जगह एकत्रित करना और उसको एक साथ पढ़ाना किसी भी साधारण प्राध्यापक के लिए या फिर किसी भी पाठक को जिसको हिंदी साहित्य की जानकारी रखने में जिज्ञासा है, एंथुसियाज्म है, श्रद्धा है, रुचि है, आसक्ति है, लगाव है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा विशाल विस्तृत समाचार इकट्ठा करना एक साथ, ये बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। कोई बात नहीं, बिजली गया है, लेकिन आई थिंक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो समय है 10वीं सेंचुरी से लेकर 21वीं सदी, 10वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी से लेकर 21वीं सेंचुरी तक का ये जो समय है, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। कह सकते कि सार इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक जगह लिख देंगे तो हो जाएगा ना, इसके लिए इतना सारा इंट्रोडक्शन किस लिए, ये सब कहना किस लिए। अगर मैं सडनली इफ़ आई आस्क यू पीपल कि कल आपने क्या खाया है दोपहर में, तो
तो आप सर को जाएंगे, बहुत सारे लोग तो सोचेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कल हम खाए, क्या खाए, अंडरस्टूड। तो कल की बात ही अगर आप लोग नहीं याद रख पाते हैं, इतना क्यों, हमेशा भोजन के बारे में एग्जाम्पल देना शायद उचित नहीं होगा। ओके, ये अभी आप लोग जो है 4th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर ही है ना, तो 4th सेमेस्टर के जो सारे पुस्तक है, सारे जो सिलेबसेस है, एक जगह में मिला के लाइक खिचड़ी की तरह गोल 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 मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। जैसे ग्राइंडर में हम लोग मिक्स करते हैं, तो इसी प्रकार ग्राइंडिंग मिक्सिंग करके आपके सामने मैं रख दूँगा, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? एक साथ हिंदी, एक साथ कंप्यूटर साइंस, एक साथ फिजिक्स, एक साथ मैथ्स, एक साथ कॉमर्स, एक साथ एडवांस अकाउंटेंसी, एक साथ इनकम टैक्स, एक साथ स्टैटिस्टिक्स और एक ही साथ इंग्लिश। इज इट पॉसिबल? एक सेमेस्टर के सारे सिलेबस मिला के अगर मैं दे दूँगा विदाउट एनी व्हाट दैट इंडेक्स, सब मिला के दे दूँगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इतना बड़ा जो समय है, तो इस बीच में कहाँ पर किसने क्या लिखा है, कौन से कवि ने किस किस विधि को, किस प्रकार की पद्धति को अपनाया है, कितने सारे कवि हुए हैं और कितने सारे यहाँ पर धारणाएं आई हैं, क्योंकि बहुत सारे वाद आए हैं लिखने में, पढ़ने में और परिस्थितियों में, तो उन सबको एक साथ एक जगह पर प्रस्तुतिकरण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखना आरंभ हुआ था। फर्स्ट बहुत सारे इतिहासकार लिखे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन करके एक विदेशी साहित्यकार, इतिहासकार जो है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहकर एक पुस्तक की रचना की है। पहले बार एक भारतीय ने लिखा है। मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत दुख की अनुभूति होती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखने वाले पहले भारतीय नहीं, एक विदेशी है। आई थिंक जर्मन होगा, जर्मन जैसे संबंध रखता है, एक जर्मन है, तो आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। सो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहकर एक पुस्तक लिखे थे। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पहली बार उन्होंने कुछ विचार, कुछ भाव व्यक्त किया है। दैट वाज फर्स्ट टाइम, पहली बार है। तो उसके बाद कुछ इतिहासकार जैसे कि मिश्र बंधु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य नगेंद्र है, विश्वम्भरनाथ शर्मा है, या शिवशंकर है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार, सौ में नहीं हजारों में मिलेंगे। ये जो प्रमुख है 3-4 लोग, तो इनका मैंने नाम लिया है आपके सामने। सो जब उन्होंने लिखना आरंभ किया था, तो ये सारे अनुभूतियाँ जो है ना सामने आ गए हैं। जैसे कि कोई केवल जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन जब लिखे थे, तो उसमें 850 या 900 कवि लेखकों के बारे में उन्होंने लिखा था। बिलो 1000 जो कवि है, लेखक है, उनके बारे में कहा था, लेकिन नॉट इन ऑर्डर। जैसे कि दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले बेटा आ गया है, फिर पोता आ गया है, फिर बाद में दादा आया है। मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं लिखे, जिनके बारे में उनको विवरण मिल गया है बस वो लिखते गए, नॉट इन ए अप्रोप्रिएट ऑर्डर। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद जब मिश्र बंधु ने लिखना आरंभ किया था, तो उन्होंने 5000 कवियों के बारे में, 5000 कवियों के बारे में जब उन्होंने लिखा था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कवि प्रकाश में आए हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है ही नहीं है। तो मिश्र बंधु ने
एक बहुत बड़ा योगदान दिया था कि बहुत सारे कवियों के बारे में पाठकों को जानकारी या अवगत करवाया है। ही डन वेल, फैंटास्टिक जॉब। उसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। एक्चुअली आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे ही नहीं है, नो। एक पुस्तक की रचना की है, उसको कहा जाता है शब्दकोश, डिक्शनरी। डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन में जो लिखा है उन्होंने, उसी को हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हमने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उस शब्दकोश के आगे जो लिखा है ना, जो पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्शन, जनरली कोई भी पुस्तक होता है तो 1 और 2 पेजेस लिखते हैं, फोरवर्ड, पृष्ठभूमि, भूमिका, अपनी बात, नो नॉट मन की बात, अपनी बात। तो ऐसे बहुत सारे लोग 1 और 2 पेजेस में जो है ना इंट्रोडक्शन देते हैं हर एक पुस्तक के बारे में, ओके। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो शब्दकोश लिखा है उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है ना, उसी को ही इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बहुत सारे विषयों के बारे में प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा है। बहुत सारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसके बारे में हमने आज ही चर्चा की है। फिर भी एक बार आपको रिकॉल करने के लिए, कॉल बैक करने के लिए ये सब कुछ मैं बतला रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके पीछे बहुत सारे विषय हैं, मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहूँगा। आदिकाल को ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी ने इसको आरंभिक काल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, किसी ने, हमारे रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा है। उनका मानना यह है कि इस काल में मैक्सिमम वीरोचित काव्यों की रचना हुई है। मतलब वीरोचित, ब्रेवरी, एडवेंचरस, तलवार, युद्ध, बस वॉर एंड चेजिंग। सो उन्होंने इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा है। तो अलग अलग लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसको स्वीकृति नहीं दी है। इसलिए उन सारे नामों को जो है हटा दिया गया है और हजारे प्रसाद जी ने इसे आदिकाल कहा है। इस काल का जो समय सीमा है, उसकी जो समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक। तो इस काल को आदिकाल के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने स्वीकृति दी है, क्योंकि हर एक मानने के लिए तैयार थे तत्पर थे कि यह आदिकाल नाम ही सुटेबल है, आदिकाल। अब नेक्स्ट है भक्ति काल। इसकी जो समय सीमा है 1375 टू 1700, 1375 से लेकर 1700। इस भक्ति काल के लिए भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण दिए हैं। किसी ने पूर्व मध्यकाल कहा है, किसी ने भक्ति काल कहा है, किसी ने नीति काल कहा है। अब कोई अलग ही नाम
दिए हैं। तो लेकिन मुख्यतः इस काल में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ थी 1050 से लेकर 1052 1375 के बीच में, यहाँ पर जो राजा जो थे या लोग प्रजा जो थे, वे सब हिंसा से, अशांति से, दुख से, पीड़ा से शांति की खोज में निकल पड़े हैं। और उनको शांति मिली है भक्ति में, प्रार्थना में, इबादत में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, तो भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तो इस काल में ये जो टर्म है, ये जो पीरियड है 1375 to 1700, तो इस बीच में मैक्सिमम भक्ति से जुड़े काव्यों की रचना अधिक से अधिक हुई है। और हर कोई इतिहासकार, हर कोई लेखक, हर कोई विद्वान इसको भक्ति काल कहने में ही ज़्यादा रुचि बताई है, इसलिए इसको भक्ति काल कहा गया। यूँ तो मैंने कहा ना, उसको पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पूर्व मध्यकाल भी नाम दिया गया है। तो यहाँ पर भक्ति भक्ति भक्ति, इसका मतलब ये नहीं कि केवल भक्ति हुई है। इस काल में भक्ति के अतिरिक्त रीति, नीति, श्रृंगार, परख काव्यों की रचना भी हुई है, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी भक्ति हुई है। ओके, तो नेक्स्ट है रीति का। सो रीति काल की विशेषता रही है कि 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो रीति काल का समय है। 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो है रीति काल। अब यहाँ पर हम लोग रीति काल के बारे में चर्चा करने के लिए तत्पर है, तैयार है, क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ये जो दो काल है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करें, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, सर कब पढ़े बोल के भी पूछ सकते हैं, इसलिए फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। हो चुका, इट्स गॉन ओवर। अभी हमको पढ़ना है ये एक बार ग्रुप में चेक कर लेना। मैं थर्ड सेम का मटेरियल भी आपको आपके ग्रुप में सेंड किया था, मे बी यू रिमेंबर, मे बी, हाँ, वो कुछ PDF था, तो हमारे एक मित्र के पास अवेलेबल था, क्योंकि बहुत से छात्रों के पास पुस्तक नहीं लेकर पढ़ने के लिए। टेक्स्ट बुक की बात नहीं कह रहा हूँ, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक को तो गोली मारो, टेक्स्ट बुक तो आई थिंक जो अभी स्टूडेंट्स है उसमें से 10% लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक अभी भी नहीं है। हाँ, नहीं, किसी को नहीं बताऊँगा। सो यहाँ पर जो ये जो फोर्थ सेम है, फोर्थ सेम में आपको रीति काल और आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करना है। और रीति काल, आधुनिक काल, रीति काल का जो समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक का समय है। इस काल का हम लोग चर्चा आरंभ करने से पहले रीति काल का नामकरण के बारे में चर्चा करना होगा। लेकिन एक छोटी सी बात लास्ट में, तो 1700 से लेकर 1900 तक रीति काल है। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर अब तक या आज तक, वो कैसा, वो समझ नहीं है, समझाता हूँ। रीति काल का जो समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक, 1900 के बाद रीति काल समाप्त। उसके बाद जो काल आरंभ हुआ है, इट्स कॉल्ड एज मॉडर्न जनरेशन, आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा है 1900 में तो शुरू हुई है, ये अब तक इसलिए क्योंकि स्टिल आज भी, अभी भी भूमि के या विश्व की या देश के किसी न किसी एक कोने में, एक टुकड़े के ऊपर हिंदी में आज भी लिखने वाले कोई ना कोई मौजूद है। स्टिल आज भी हिंदी में लिखा जा रहा है, इसलिए कहा गया है अब तक। अगर लिखना जिस दिन बंद कर देंगे तो उस दिन हम लोग डेट डाल देंगे। एट प्रेजेंट तो उसको ऐसे रहने दो, अब तक, जब तक
हिंदी में लिखना बंद नहीं हो जाता तब तक, जैसे बंद हो जाएगा देन वी फिक्स वन पर्टिकुलर ईयर और डेट, नो प्रॉब्लम। तो तब अब तो वहाँ पर ये ऐसे जीवित रहेगा। सो 1900 से लेकर अब तक का जो समय है वो है आधुनिक काल। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास की छोटी सी पृष्ठभूमि, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का इट्स कॉल्ड एज काल विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो आज मैंने आपको यहाँ पर बताने की चेष्टा की है। ठीक है, तो क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो दो काल है उसको आरंभ करने से पहले मैं चाहूँ तो सीधा रीति काल के ऊपर अटैक कर सकता था, क्योंकि ये दो हो चुके हैं, वाई आई शुड रिपीट। लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि हम लोग जब कोई सीरियल देखते हैं तो लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है फिर बताते हैं, जब वो बताने के बाद फिर आज का टेलीकास्ट करेंगे तो ही बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, क्योंकि घर में बैठे बैठे हम लोग एंटरटेनमेंट से और टीवी से इतने वायरस बैक्टीरिया को फैलाने लगे हैं। अगर मेरे वीडियो में भी ये नहीं है तो मे बी यू पीपल विल एक्सेप्ट और नॉट, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बुरा मत मानिए। तो ये है इतिहास का काल विभाजन है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सेमेस्टर के दो काल हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रीति नाम में ही है, हम लोग रीतिकाल के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपका सिलेबस है रीतिकाल और आधुनिक काल, ये दो काल आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है इस सेमेस्टर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए। थर्ड सेमेस्टर के लिए आदिकाल मध्यकाल था जो हो चुका है, अब हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं रीतिकाल के बारे में। सो पहले ये बताइए व्हाट इज रीति, रीति किसे कहते हैं और रीति किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा हमें तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू पीपल व्हाट इज रीति। थोड़ा सोचिए, रीति मतलब होता क्या है? घर में आप लोग कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी बाय मिस्टेकली गलती से काम करते हैं आप लोग, हाँ ऐसा रोज करते हैं, ठीक है बाबा, वो गुस्से में बताइए, ठीक है। तो रोज काम करने वाले हैं या कुछ महापुरुष या महान कन्या है, कभी कभी काम करती है। सच कहूँ तो घर वाले भी कभी कभी डरते हैं, आपको काम करने से पहले 2 बार सोचते हैं, कुछ होते हैं ना। तो आप लोग कभी कभी काम करते हैं, काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आपके घर वाले कहते हैं रीति नहीं है क्या, उर्दू में तमीज नहीं है क्या, कहते हैं हाँ। तो व्हाट इज रीति? जी मैं थोड़ा कम सुनता हूँ या थोड़ा सा हटता है क्या, से लाउडर, व्हाट इज रीति? मे बी यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट रीति, कहिए ना कि रीति क्या होता है। रीति मतलब होता है सिस्टम, एक पद्धति। रीति मतलब होता है एक
सिस्टम, एक पद्धति। बिना रीति के, बिना सिस्टम के, बिना पद्धति के हम लोग हम नहीं कहलाएंगे। हम मतलब हम कौन है? पशु, कीड़े मकोड़े, व्हाट वी आर। और हम लोग कोई नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग है ना, जिसको कहा जाता है मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। फिर भी कहना पड़ता है बीइंग ह्यूमन। अरे वाह, ह्यूमन बीइंग है, ये बीइंग ह्यूमन है। मतलब हम लोग इंसान हैं, फिर भी कहते हैं इंसान बने रहो। क्यों? क्या इंसान हम लोग नहीं है? थोड़ा सोचना होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पद्धति, रीति। आप लोग सवेरे उठते हैं, इन जनरली हमारे पास ये रीति है कि जब तक आप लोग उठकर अपने आप को फ्रेश ना कर लें, फ्रेश मतलब मुंह पर पानी मारेंगे तो फ्रेश नहीं है, जब तक स्नान आदि नहीं कर लेंगे, जब तक जिसको भी आप लोग मानते हैं प्रार्थना नहीं कर देते हैं, प्रेयर, इबादत, नमाज पढ़ना या कुछ और करना, अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा पाठ करना, तो जब तक वो आप नहीं कर लेते हैं तब तक हमें भोजन या कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, पानी एक्चुअली हमारे पास वो एक विधि है, एक पद्धति है, रीति है कि सवेरे उठने के बाद पानी पीने की प्रथा है, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन कुछ भी खाना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि वो हमारी रीति है। इसलिए नहाए धोए, सर धोना तो आजकल नहीं है, ठीक है, मतलब कम से कम नहाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं। अब कल परसों संडे थी तो बहुत सारे बच्चे तो नहाते भी नहीं है, मुझे पता है। खुशबू यहाँ तक आ रही है ना? हाँ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो नहाना तो बहुत दूर की बात है, बिना मुंह धोए भी खाने वाले बहुत सारे हैं। जैसे कि हम लोग टी, ब्रेड, कॉफ़ी खाने वाले, पीने वाले बहुत सारे भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मेरे सम्मुख, मेरे सामने। आप लोग है ना ब्रेड टी, ब्रेड कॉफ़ी पीने वाले? दैट्स नॉट आवर रीति, वो हमारी रीति नहीं है। वो पड़ोसी से उधार लेके आए हैं, इधर से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और पता नहीं किस किस देश से, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है तो कोई छोटा सा देश से ही आरंभ हुआ होगा ब्रेड कॉफ़ी, बट आई डोंट नो, क्योंकि विकिपीडिया में या फिर गूगल में सर्च करना होगा कि ये ब्रेड कॉफ़ी की आरंभ जो है वो किस देश ने आरंभ किया है और किस खुशी में आरंभ किया है। दैट्स नॉट आवर रीति, वो हमारी सिस्टम नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है क्या? नो। हम लोग भोजन करते हैं तो पहले हाथ धोना चाहिए। कितने सारे लोग हैं हाथ धोने वाले? हाथ उठाओ, मतलब बहुत कम हाथ उठेंगे। आई नो दैट, यू नो दैट, क्योंकि हमारी रीति नहीं है। लेकिन हम लोग उस जो हमारी नहीं है, हम लोग अपने रीति के रूप में उसको मानने लगे हैं। There are so many things which we should not done, क्योंकि हर एक काम करने के लिए एक ढंग, एक पद्धति, एक सिस्टम को फिक्स किया गया है। If I am taking class, so according to my schedule I am taking my class. रात को 12 बजे, 11 बजे या फिर सवेरे 6 बजे, 7 बजे तो मैंने क्लास तो आरम्भ नहीं की ना, तो उसके लिए एक सिस्टम है ना। बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं होता है। रीति का मतलब ये होता है एक सिस्टम, एक पद्धति। आई थिंक कि बिना पद्धति के संसार में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पद्धति है तो सब कुछ है, पद्धति नहीं तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन इस पद्धति के बारे में इतनी छोटे ढंग से कहना ये हिंदी सर की पद्धति नहीं है। समय समाप्त हो रहा है, तो मैं इसके बारे में अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा।